आज का विषय यह रखा गया है कि आज के दौर में हम चमचा युग का पुनर्पाठ कैसे करें। क्या नया पाठ हो सकता है आज के दौर में मान्यवर कांशीराम का। अगर मैं मान्यवर कांशीराम की बात करूं तो 15 मार्च यानी आज ही के दिन 1934 में एक सामान्य परिवार में पंजाब में इनका जन्म होता है। कुछ लोग वहाँ प्रेरणा दिवस के रूप में इनके जन्म जयंती को मनाते हैं। इनको साहब, मान्यवर तमाम तरह के नामों से भी याद किया जाता है। पीरथपुर, बुंगा गांव, खवासपुर, रोपड़, चंडीगढ़ और जालंधर के बीच में है जहां इनका जन्म हुआ था। रविदसिया चमार जाति से इनका तबका आता था, लेकिन जिसने सिख धर्म अपना लिया था। रोपड़ से स्कूलिंग हुई और तमाम चीजें रहीं। मान्यवर कांशीराम पर बात करते हुए एक दो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अनंत राव अकेला ने एक छोटी सी कविता के जरिए एक बहुत शानदार बात कही है। तोड़कर मनुवाद का अभिमान कांशीराम ने, बहुजनों को दे दिया सम्मान कांशीराम ने, हाथ जिनके कांपते थे वोट करने के समय, रास्ते उनके किए आसान कांशीराम ने। कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन हैं, नारे हैं। हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति में नारों की कितनी अहमियत है। सामाजिक आंदोलन, जन आंदोलन या किसी भी तरह की एक खास विचारधारा उसे जनता तक अगर ले जाना होता है तो कई बार उसमें भाषा बहुत अहमियत रखती है, और उस भाषा में कौन सी बात किस तर्क और शब्दावली के साथ कही जा रही है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। मान्यवर कांशीराम ने भारतीय राजनीति का व्याकरण बदला। कहा तो यह जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर को आजाद भारत में बहुत गहरे दफन करने की साजिश रचती गई थी, और जिन लोगों ने आजाद भारत में शुरुआत में राज करने के लिए कुर्सी संभाली, उन लोगों ने किताबें तक, जो डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग है, जो डॉक्टर अंबेडकर का अपना लिखा हुआ है, उन सारी चीजों को भी आम जनमानस तक पहुंचने नहीं दिया। पाठ्यक्रम से डॉक्टर अंबेडकर गायब, बहस मुबाहिजों से गायब। और माना यह जाता है कि उत्तर भारत, भारतीय संदर्भ में कह लें और खास कर उत्तर भारत के संदर्भ में कहें तो मान्यवर कांशीराम ने डॉक्टर अंबेडकर को नए तेवर, नई भाषा, नई विश्वास, आत्मविश्वास के साथ एक बृहत्तर नागरिक समाज के बीच फिर से स्थापित किया। ये काम डॉक्टर अंबेडकर को फिर से जनता करीब ले जाने का काम मान्यवर कांशीराम का। इसलिए उसमें उन नारों की बड़ी अहमियत है, जिन नारों के जरिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों, बहुजन आंदोलन को एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के बतौर कांशीराम जनता तक ले गए। मैं इस बात पे बहुत महत्व दे रहा हूं, और इस बात पर महत्व देने की जरूरत है कि मान्यवर कांशीराम इस बात की अहमियत को समझते थे कि जिस समाज, जिस तबके को जगाने के लिए उन्होंने घर बार छोड़ा, तमाम तरह के संघर्ष किए, उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरा समाज सोया हुआ है, मैं उसे जगाने आया हूं। उसमें इन नारों की बहुत अहमियत है। वोट से लेंगे पीएम सीएम,
आरक्षण से एसपीडीएम। कितनी आसान भाषा और कितना गहरा तर्क अपनी लड़ाई को केंद्र में रखते हुए ये आम नागरिक तक, इसके लिए बहुत शिक्षित होने की जरूरत नहीं, इस नारे को समझने और जज्ब करने के लिए, अपने भीतर पचाने के लिए, अपने भीतर महसूस करने के लिए। वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा। हमारा वोट लेकर, यानी हमारा जब वो कांशीराम कहते हैं तो उनकी अवधारणा में कौन लोग हैं? 85% बहुजन समाज। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अंबेडकर के सूट बूट ने जो काम किया, अंबेडकर की अपनी, डॉक्टर अंबेडकर की अपनी पॉलिटिक्स थी। वो फकीर की तरह एक वस्त्र में लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे समाज को, हमारे तबके को, हमारे लोगों को आपने इंसान ही नहीं समझा। तो अंबेडकर अपनी पूरी पॉलिटिकल टैक्टिक्स के बतौर सूट बूट पहनते थे। मानवर कांशीराम पैंट शर्ट पहनते थे, सादा पैंट शर्ट, हाफ शर्ट उनकी आमतौर पर बहुत प्रसिद्ध थी। डॉक्टर अंबेडकर से अपने रिश्ते के बारे में मानवर कांशीराम अक्सर जिक्र करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने किताबें जुटाई, तर्क जुटाए, मैंने लोगों को जुटाया। राजनीति को मानवर कांशीराम गुरु किल्ली कहते हैं। चाबी, मेन चाबी, मुख्य चाबी, गुरु किल्ली। न कोई आम स्वीकृति, क्योंकि जाति इनकी चमार थी, न कोई उद्योगपति का समर्थन, न किसी मीडिया घराने का समर्थन, न शहरों का समर्थन, न शिक्षित जमात का और न संसाधन का। उसके बावजूद इस एक शख्स ने भारतीय राजनीति में वह अहमियत रची, वह संघर्ष किया, वह एक नए ढंग से अपनी पूरी आवाज को खड़ा करने का काम किया और बहुत कुछ बदल दिया। इसलिए इस शख्सियत को याद करना बहुत अहमियत रखता है। मानवर कांशीराम एक बात कहते थे कि हाँ, हम अवसरवादी हैं। इनके ऊपर आरोप लगता था कि आप तो अवसरवादी हैं और आप तो किसी के साथ भी समझौता कर लेते हैं। तो दो तर्क देते थे। एक तर्क ये देते थे कि हाँ, हम अवसरवादी हैं क्योंकि हम वे लोग हैं जिन्हें कभी अवसर ही नहीं मिले, तो हमें सत्ता पानी है, क्योंकि ताकि हम सत्ता पाकर अपने समाज, अपने तबके, अपने देश, अपने लोगों के लिए कुछ स्थायी परिवर्तन कर सकें। हाँ, हम अवसरवादी हैं, मगर जिसके साथ भी हमने सरकार बनाई, हमने उनका एजेंडा कभी लागू नहीं होने दिया, अपना एजेंडा लागू किया। अटल बिहारी वाजपेयी, वो इसी वाकये में एक प्रसंग आता है जब मानवर कांशीराम कहते हैं, अभी तक मैं कांग्रेस की तरफ ध्यान दे रहा था, कांग्रेस नष्ट हो गई, अब मैं भाजपा की तरफ ध्यान दे रहा हूं। आएंगे हम लोग इस बात पर विश्लेषण करने कि अगर आज मानवर कांशीराम होते तो क्या करते। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके साथ समझौता करने में कांशीराम जी ने कोई हिचक नहीं रखी। उसके लोग अलग अलग विश्लेषण करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हें एक बार इनसे मिलने गए और इनसे प्रस्ताव रखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, राष्ट्रपति का पद स्वीकार कर लीजिए। मानवर कांशीराम कहते हैं कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना, प्रधानमंत्री बनाइए। और मानवर कांशीराम पूरे व्यवस्था को समझाने के लिए एक कलम पकड़ते थे। मैं एक कलम लेकर के अगर यह बात समझाऊं
तो मान्यवर कांशीराम की एक तस्वीर आज उनके जयंती पर भी आप देखे होंगे, वो एक कलम को यूं करके पकड़े हुए हैं। इसका मतलब समझते हैं, दो चीजें थी। मान्यवर कांशीराम उस पूरी खड़ी कलम को दिखा करके कहते थे कि यह पूरी सामाजिक व्यवस्था है, और इस सामाजिक व्यवस्था में जो शोषक है वो ऊपर बैठा हुआ है, नीचे जो जनता है वो शोषित हो रही है। इस व्यवस्था को हमें क्षैतिज कर देना, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को हमें क्षैतिज कर देना है। कोई शोषक ऊपर न बैठा रहे और कोई नीचे बैठ करके शोषण का शिकार न होता रहे। कलम लेकर के मान्यवर कांशीराम आम लोगों को समझाते थे। मान्यवर कांशीराम कलम लेकर समझाते थे। इसका अपनी भी एक व्यंजना है कि इस कलम से मुस्तकबिल बदलेगा, और वो जो समझाते थे वो इस किताब में आप देखेंगे, चमचा युग में पेज नंबर 111 पर एक सूची बनी हुई है। सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मणवाद की देन। व्यवस्था से लाभ लेने वाले 10 से 15% लोग हैं। वो लोग कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये ऊर्ध्वाधर व्यवस्था, और इसमें ये थोड़ा सा तबका जो 10 से 15% है, यह इस व्यवस्था का लाभ ले रहा है। व्यवस्था से पीड़ित 85 से 90% लोग बाकी हैं। ये बीच में लकीर है जो विभाजित कर रही है। यहाँ समाज बटा हुआ है, यहाँ धन संपत्ति का बंटवारा हुआ है। यहाँ से ऊपर ये 15% लोगों के पास सब कुछ है, और इसके नीचे कौन है? मध्यम जातियाँ, इंटरमीडिएट कास्ट, अन्य पिछड़ी जातियाँ, ओबीसी, अनुसूचित जातियाँ, एससी, अनुसूचित जनजातियाँ, एसटी। और वो ये कहते हैं कि इस ढांचे में जो इमारत में ईंटें हैं वह तो बहुजनों की हैं, मगर इसमें ऊपर बैठ करके इसका लाभ लेने वाले लोग कौन हैं? जो जिनकी आबादी 15% है, लेकिन वो उस पूरे पायदान पर बैठ करके लाभ लेते हैं। और इस किताब का एक संस्करण जो छपा है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है भारतीय सामाजिक व्यवस्था। इस व्यवस्था पर उन्होंने चमचा युग किताब लिखी। चमचा युग का जो मैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह 2-3 हिस्सा अलग अलग टुकड़ों में आपके सामने रखना चाहता हूं। चमचा युग किताब में कितने कुछ प्रकार बनाए गए। भूमिका में क्या लिखते हैं मान्यवर कांशीराम? इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं, शूद्र और अतिशूद्र ये लोग, फूले, डॉक्टर ज्योतिबा फूले की शब्दावली में अगर कहें तो ज्योतिबा फूले भी तो कहते थे ना कि ये ओबीसी जातियां शूद्र तबके में आती हैं, क्योंकि जो दलित हैं वो तो वर्णबाहर थे, अतिशूद्र थे, त्याग दिया गया था वर्ण व्यवस्था से उन्हें। अगर उस शब्दावली में कहें तो आज पिछड़ी जाति और ओबीसी के रूप में माने जाते हैं, ये ब्राह्मणवाद के शिकार रहे हैं। यहां से भूमिका शुरू करते हैं। सन 1848 के आसपास ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणवादी संस्कृति के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। 1920 के लगभग डॉक्टर BR अम्बेडकर का नेतृत्व प्राप्त करने का उन्हें सौभाग्य मिला दलित वर्गों को। 1930 तक गांधी और कांग्रेस के बीच संघर्ष क्या क्या होता है, गोल में सम्मेलन होते हैं, तमाम तरह के विमर्श होते हैं। धीरे धीरे अम्बेडकर पूरे भारतीय राजनीति के केंद्र में एक प्रमुख चरित्र बनकर उभरते हैं, एक प्रमुख विचार के प्रतिनिधि बन के उभरते हैं, एक संघर्ष के प्रतिनिधि बन के उभरते हैं। 20 सितंबर 1932 को गांधी दलित वर्गों के जायज अधिकारों को नकारने हेतु आमरण अनशन पर बैठे और अन्यायपूर्ण तरीकों से दलित वर्गों पर पूना पैक्ट, पूना समझौता थोप दिया गया। और इसी के साथ 24 सितंबर 1931 से को दलित वर्गों पर संयुक्त निर्वाचन थोपकर और पृथक निर्वाचन छीनकर पूना समझौता किया। चमचा युग शुरू हो गया। मान्यवर कांशीराम उसी दौर से चमचा युग की शुरुआत मानते हैं और वो ये कहते हैं कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य दलित शोषित समाज को
उसके कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को दलित शोषित समाज में व्यापक स्तर पर विद्यमान पिट्ठू तत्वों को के बारे में जागृत करना है कि सच्चे और नकली, असली और नकली का भेद पहचान पाए ये बहुजन समाज। हथियार, एजेंट, पिट्ठू और चमचा कहते हैं, ये कई शब्द हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आम लोगों की कहावत में कि चमचा सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि आम लोगों का भाषा प्रयोग किया। यदि आप किसी को चमचा कहकर पुकारें तो वह इसे पसंद नहीं करेगा और उसे बुरा लगेगा, किंतु जब आप युग को ही चमचा युग कह रहे हो तो आप बहुत सारे लोगों को बुरा कहने जा रहे हैं और वे प्रतिघात कर सकते हैं। क्योंकि कोई चमचा अपने आप कार्य नहीं कर सकता, इसलिए सहयोग से उससे काम कराने वाला उस चमचे को प्रतिघात कर सकता है। इसलिए हमें चमचा प्रहार के लिए सावधान होना चाहिए। लेकिन हमें चमचों के आक्रमण से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि चमचा कोई शक्तिशाली या घातक हथियार नहीं है। यदि जरा भी जोर से प्रहार कर दिया जाए तो चमचा तुरंत गिर जाएगा। गिरा हुआ चमचा पूर्णतः घातक होता है। 24 सितंबर 1982 को यह किताब की भूमिका लिखी गई। 4 प्रकार, और ये पूरी एक पृष्ठभूमि बताती है किताब कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर एक संघर्ष करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर यह कोशिश कर रहे होते हैं कि हम एक पृथक निर्वाचक मंडल इसको बनाने की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ये मानते हैं कि अगर दलित वोटों से सवर्ण चुने जाएंगे तो दलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, सभी के वोटों से दलित चुने जाएंगे तो भी उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उनको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, उनको हक हुकूक नहीं मिलेगा। इसलिए सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड करना, जो हमारा वोट लेगा वही हम पर राज करे। इसीलिए वो नारा उन्होंने दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा। तो एक लंबा विमर्श जो चला उसका विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि जिस दिन पूना पैक्ट लागू कर दिया गया उसके बाद से इस राजनीति ने, सुरक्षित सीटों की राजनीति ने केवल चमचे पैदा किए। मैं इसे और आसान भाषा में अगर आज कहूं, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हाल ही में हुआ, 13 पॉइंट रोस्टर हाल ही में आया, आरक्षण पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी नौकरियों को बेचा जाना, संविधान की मूल भावना को कमजोर किया जाना, दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर क्रमशः बढ़ते जा रहे बलात्कार, हत्या, फेक इनकाउंटर, जमीन का कब्जा, तमाम तरह के शोषण, ये सारी घटनाएं पिछले दिनों में लगातार बढ़ती गई हैं। SC/ST और OBC तबके के एक बहुत बड़ी तादाद में लोग संसद में बैठे हुए हैं। तमाम वे लोग हैं जो सुरक्षित सीटों पर चुनाव जीतकर आए हैं और उसमें भी सबसे बड़ी संख्या जो पार्टी की सरकार इस समय है ना केंद्र में, उनके लोगों की, उनके सांसदों की है। लेकिन पता है वो सीट वो जीते रिजर्व कैटेगरी की, यानी दलित सीट, सुरक्षित सीट पर। और काम किसका कर रहे हैं? जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस पार्टी से टिकट लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस पार्टी से टिकट खरीद करके उन्होंने चुनाव लड़ा। तो जिस तबके के नेता उन्हें होना चाहिए था, क्या वो उस तबके के नेता हुए? वो चमचे बन गए। इसलिए पूना पैक्ट के पूरे बाद के दौर को ही वो कहते हैं कि चमचों का दौर शुरू हो गया। और चमचा युग कितना पुराना है, ये हिंदुओं का औजार है, कुछ कुछ बातें मैं टुकड़ों में कह रहा हूं। चमचा बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सच्चे और वास्तविक संघर्षकर्ता का विरोध करवाया जाता है कि शोषक पीछे रहे, चमचे को आगे भेज दे। मैं याद करता हूं जब चमचा युग को पढ़ते हुए अपने वर्तमान दौर को,
तो मैं पाता हूं कि दलित सांसद को, दलित मंत्री को आरक्षण पर हमला कराने के लिए संसद में सबसे आगे खड़ा कर दिया जाता है। दलित राष्ट्रपति हैं, दलित मंत्री हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री हैं। एक तो औकात किसी की कुछ है नहीं, औकात वाला शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जानता हूं कि यह हल्का शब्द है, लेकिन उसको समझिएगा। किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर की यह हिम्मत नहीं है कि वो लिटरल एंट्री पर कायदे से एक स्टैंड ले ले। 13 पॉइंट रोस्टर पर नहीं लिया, SC ST एट्रोसिटी, हाँ जब अंदर से संकेत मिल जाता है कि हाँ थोड़ा तुम भी बोल दो, क्योंकि जन आंदोलन बहुत बड़ा खड़ा हो गया। 2 अप्रैल का भारत बंद हो गया। किस सुरक्षित सीट के नेता ने भारत बंद करवाया? किस दलित पिछड़े आदिवासी नेता ने भारत बंद कराया 2 अप्रैल का SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट पर? 13 पॉइंट रोस्टर पर किसने भारत बंद करवाया 5 मार्च 2019 को? नेता लोग थे क्या? वो मुहरे बना करके आगे पेश कर दिए जा रहे हैं। और सरकार जिसे दिखना डेमोक्रेटिक है, जिस सरकार की मजबूरी यह है कि वह, कल्पना करिए, वो केवल ब्राह्मण, अगर 15% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए रखने के साथ साथ राजनीति में भी केवल वही लोग दिखते, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं नजर आते। तो उन्होंने अपने जैसे चमचे तैयार कर दिए दलितों में, पिछड़ों में, और अब हम जिस दौर में जी रहे हैं हर जाति में चमचे पैदा कर दिए गए हैं। ये मानवर कांशीराम कह रहे हैं। और आप मानवर कांशीराम की बात से अगर सहमत नहीं होना चाहते तो मैं कह रहा हूं आप बिना इस चमचाइयों की किताब को पढ़े सीधे आप मुखातिब होइए अपने आसपास के जगहों पर और देखिए कि जो पिछड़ा है, पिछड़े जाति से आने वाले सांसद पिछड़ी जाति के किन मसलों को लेकर के जन आंदोलन खड़ा किए अपनी पार्टी के विरोध में जाकर के। एक भी नहीं मिलेगा। गिने चुने कोई अपवाद मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन वह जो पिछड़ी जाति का सांसद था वह चमचा किसका बन गया? अपनी पॉलिटिकल पार्टी का। और उसकी पॉलिटिकल पार्टी पूरे केंद्रीय सरकार में राइट लेफ्ट सेंटर किसी की भी पार्टी रही हो, उन पार्टीज ने खुद के चेहरे बदसूरत न दिखें, अगर केवल अपर कास्ट उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी में फेस में सब कुछ में रहेगा तो वो डेमोक्रेटिक कैसे दिखेंगे? तो कुछ चमचों की जरूरत होती है ताकि मंच पर वो चमचे बैठाए जा सकें कि ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये आदिवासी है, ये अति पिछड़ा है, ये तमाम अलग अलग जातियों के चमचे। क्योंकि लीडरशिप किसके हाथ में है? अपर कास्ट के हाथ में। लेफ्ट राइट सेंटर सब में लीडरशिप किसके हाथ में? अपर कास्ट के हाथ में। कहने को ये बहुत कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति के हैं। कैसे पिछड़ी जाति के हैं वो भी आप देखिए। केवल 2014 के चुनाव में उनको पिछड़ी जाति याद आई, उनके कैबिनेट में एक भी पिछड़ा ताकतवर मंत्री क्यों नहीं है भाई? कैबिनेट मंत्री उनका पिछड़ा कौन है? पिछड़े वर्ग का। उनकी पॉलिटिकल पार्टी में पिछड़े वर्ग का भाजपा का अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाया? उनके पिछड़े वर्ग की तबके से आने वाला कैबिनेट सेक्रेटरी उन्होंने कितना रखा है अपने मंत्रालयों में? पीएमओ में कितना रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट में कितना रखा है? और अब ये जो लेटरल एंट्री जैसी चीजें ला रही हैं वो कौन सा पिछड़े वर्ग का कल्याण कर रहे हैं? तो ये सब क्यों ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर पब्लिक स्पेस पर कुछ चमचे बैठा दिए गए हैं। वे चमचे समाज के प्रति जिम्मेदार होने की बजाय सांस्कृतिक, सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन की जिम्मेदारी निभाने की बजाय वे चमचे अपने राजनीतिक दल की चमचागिरी करने में पूरा जीवन बिताते हैं। विधायक बनना कोई सामान्य बात होती है? प्रधान बनने में देखिए कितना पीढ़ियां बदल जाती हैं, इतना एक बार में ही प्रधान बन करके आप काम कर सकते हैं। विधायक सांसद बन गए तो करोड़ों रुपए का व्यापार है भाई। समाज वहीं ठहरा रह गया और समाज को बदलने के नाम पर जो लोग चुन के गए वो चमचे बन गए। किसके? जिन हाथों से उन चम्मच का इस्तेमाल किया जा रहा है। चमचे, एक दृश्य में दिखाता हूं इस किताब में। उन्होंने चमचों का प्रकार भी बताया है कांशीराम ने। ये देखिए एक चम्मच बने हैं, चमचा योग, माइनॉरिटीज,
विविध किस्में, SC ST OBC हर तरह के चमचे बने हैं। और चमचों के प्रकार ये बताते हैं, क्या लिखते हैं, जाति और समुदायवार चमचे, अनुसूचित जातियों यानी SC के बीच में जो चमचे बने उनको कांशीराम क्या कह रहे हैं, अनिच्छुक चमचे। अनुसूचित जनजातियों के चमचों को क्या कह रहे हैं, नवदीक्षित चमचे, नए नए चमचे बने। अन्य पिछड़ी जातियों के चमचों को क्या कह रहे हैं, महत्वाकांक्षी चमचे। और अल्पसंख्यक चमचों को क्या कह रहे हैं, मजबूर चमचे। पार्टीवार चमचे क्या कह रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने चमचे। तीसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई अबोध और अज्ञानी चमचे, जिनको तो पता ही नहीं होता कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। हर संघर्ष में उनको अपने लोगों के खिलाफ खड़ा किया जाता है। ज्ञानी चमचे या अम्बेडकरवादी चमचे, उसके लिए उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध चमचे वो हैं जिसके लिए स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने इशारा कर दिया था। ज्ञानी धानी बनाए गए लोगों के आचरण देखेंगे आप तो कैसे वो उस पूरे तबके के खिलाफ खड़ा होता है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के महामंत्री, दलित पैंथर के पदाधिकारी और डॉक्टर अंबेडकर की प्रबुद्ध बिरादरी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी, एक बहुत बड़ी कमेटी बनी, उसमें शामिल थे। और तब कांशीराम कह रहे हैं कि ये सारे लोग प्रबुद्ध चमचे थे। चमचों के चमचे कैटेगरी और है, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक ढांचे की राजनीतिक अपरिहार्यता ने भारत की शासक जातियों को मानवर कांशीराम की सबसे खूबसूरत बात मुझे ही लगती है, वो इस 85% जनता को, और ये केवल उनकी बात नहीं है, ये पूरा तथागत बुद्ध से लेकर के पेरियार, फूले, अंबेडकर, साहू जी महाराज, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, लोहिया, तमाम लोगों ने ये पूरे सवाल को उठाया कि शासक तो आप हैं लेकिन आप शोषित हो रहे हैं। उन जातियों को भारतीय पीड़ित शोषित समुदाय के बीच चमचे पैदा करने के लिए बाध्य कर दिया। बड़े से बड़े स्तर पर सक्रिय चमचे बड़े मामलों की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें शासक जातियों की वफादारी से और पूरी सेवा करने के लिए स्वयं अपने चमचे बनाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो खुद चमचा है उसके चमचे, और आज अगर मैं बात कहूं चमचे, कुछ विदेशी चमचे भी जिक्र किया उन्होंने कि कैसे भारत से बाहर रह करके उन्होंने क्या क्या काम किया। चमचा युग का दुष्परिणाम ये हुआ कि पूरा कल्चरल मूवमेंट खत्म हो गया, रुक गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अंबेडकर के नाम पर बनी, उनके बीच किस तरह से विभाजन होता गया, कैसे वो सारी चीजें बदलती गईं, ये चिंता अंबेडकर की है, मानवर कांशीराम की। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं उस विश्वविद्यालय में पिछड़ी जाति के शिक्षक हैं, सजग लोग हैं, पिछड़ी जाति में संघर्षशील लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जोखिम उठा करके संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन एकजुट नहीं हो पा रहे। दिक्कतें, हर तरफ दिक्कतें हैं। दलित जाति में ज्यादा लोग हैं, रिजर्वेशन पहले मिल गया था, तो दलित के नाम पर जितने लोग उससे ज्यादा संगठन बने हुए हैं। सारे लोग अंबेडकराइट हैं, मतलब जो संघीय अंबेडकराइट है, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आप अंबेडकर के मानने वाले हो करके आप संघ के विचारक को बुला करके अंबेडकरवाद पर भाषण कराते हैं, तो आप कौन से विचारक हैं? और ऐसे लोगों की संख्या इसमें बढ़ती जा रही है। संघ ने बाकायदे हर जाति के इतिहास को राजपूताना इतिहास घोषित करके मोटी मोटी किताबें लिखवाई और गांव गांव पहुंचा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और उस किताब के जरिए हर जाति के लोगों को यह समझा रहा है कि तुम तो राजा लोग थे, और जैसे ही राजा कहेगा वैसे ही राजपूत कहेगा। और आप देखिए कि दलित और पिछड़ी जातियों में यह सब काम करना तो और आसान है, और पिछड़ी जातियों में वो ये काम कर रहे हैं कि वो आपको कह रहे हैं कि आप राजा लोग थे, और जैसे ही आप राजा हैं तो छत्री हैं तो वर्ण व्यवस्था में है, और वर्ण व्यवस्था में है तो हिंदू हैं। उन चमचों को तैयार किया गया है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चमचे बनकर के घूम रहे हैं। कभी वो ये भंवर बेगवंशी को पढ़ना चाहिए कि मैं कार सेवक था, जब मैं कार सेवक था।
इस पूरे विमर्श को इस तरह से देखने की जरूरत है कि आज जो हमारा वक्त है, इन चमचों की वजह से पूरे कल्चरल सोशल रिवॉल्यूशन के मूवमेंट में एक कमजोरी आ गई है। और अब हम लोग ये लगातार सोचने लगे हैं कि जो भी बदलाव आएगा केवल राजनीति से आएगा। तो सब कुछ ऐसा लगता है कि चुनाव केंद्रित हो गया है। सपा, बसपा, आरजेडी, हमें लगता है कि जैसे लगता है ये अगर नहीं बची तो फिर पूरा बहुजन समाज नष्ट हो जाएगा। इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, लोक दल, जनता दल के पुराने धड़े। बहुत विपरीत माहौल है। तो एक बार की ये लग सकता है कि जो स्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं, अगर वही नहीं बच पाई तो नई पॉलिटिकल पार्टियां बनने ही नहीं देंगे। ये लोग वापस में लड़ा देंगे। वो पैसे नहीं आपके पास होंगे, मीडिया घराने आपके पास नहीं होंगे, तो आप लड़ेंगे कैसे? कोई नया, कोई सपा, कोई बसपा, कोई DS4, कोई वाम सेफ, कोई लोक दल, कोई जनता दल, कोई लोक समता पार्टी, कोई लोक जनशक्ति पार्टी, कहां बन पाएगा? ये खतरा है कि अगर ये भी नष्ट हो गया और नया कोई नहीं बना तो फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा? लेकिन संभावना भी तो है कि हो सकता है कि कल्चरल सोशल मूवमेंट अगर मजबूत होता तो जनता नए नेता पैदा करती। मैं इसको एक उम्मीद से देखता हूं। बेशक पैसा इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना पैसे के आप एक चुनाव नहीं लड़ सकते, एक छोटा सा कार्यक्रम नहीं कर सकते। आपको वक्ता बुलाना है, आपको किराया भाड़ा देना होगा, उसको बैनर पोस्टर लगाना होगा, एक हॉल बुक करना होगा। 10 लोग जो रोज निवाला मुंह में जाएगा उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आपके तबके के लोग अंबानी अडानी सब नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसे में क्या होगा? आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसको चला नहीं पाएंगे। फिर आपके लिए आसान रास्ता क्या होगा? किसी एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी में जाकर के चमचे बन जाना और उसके टिकट पर चुनाव लड़ना, वोट लेना अपने समाज का, और फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी से जीत करके जाना उसके एजेंडे पर काम करना। वो समाज के एजेंडे पर काम नहीं करते। इसलिए आज के दौर में हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे तमाम तरह के चमचे मिल जाएंगे। और इवन पॉलिटिकल पार्टी से बाहर जाकर देखें तो सोशल कल्चरल स्पेस में भी ऐसे तमाम चमचे मिल जाएंगे जो लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि एक मास मूवमेंट न बन पाए। कोई भी जिला, कोई भी जगह उठाकर देखिए, 20 लोगों के 30 संगठन हैं। सारे लोगों की कार्यक्रमों पर फूले बढ़कर पेरियार है, लेकिन वो सारे लोग आपस में एक नहीं होंगे क्योंकि सबके अपने अपने महत्वाकांक्षाएं हैं। कोई किसी से छोटा नहीं होना चाहता, कोई किसी के पीछे नहीं खड़ा होना चाहता, कोई जनता के पीछे नहीं जाना चाहता। तो सब अपना झंडा बैनर लेकर के लक्ष्य पर एक बारगी है। ठीक भी है, चलिए 10 जगह से आपकी बातें जा रही हो तो इसमें भी बुराई नहीं है। केवल एक छतरी क्यों होनी चाहिए? RSS लेकिन एक छतरी है। RSS ने अपनी छतरी के नीचे 1000 छतरी बना रखी। हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू स्वाभिमान दल, हिंदू क्या दल, हिंदू वो दल, हिंदू ये दल, सब बना रखा है RSS ने। लेकिन अम्ब्रेला पार्टी एक है। ऑर्गेनाइजेशन बहुजन मूवमेंट फेल हुआ है इस चीज को करने में। मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह हमारे दौर के चमचा युग की विशेषताएं हैं कि जाति के नाम पर हम सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं। हर जाति में नेता पैदा हो रहा है, इसे तो अच्छा करना चाहिए, मैं इसे बुरा नहीं मानता। मल्लाहों का एक नेता, निषादों का एक नेता, धोबी एक नेता, पासी एक नेता, अहिरों का अपना, मौर्य का अपना नेता, पटेलों का अपना नेता, सबका है, बुराई नहीं है इसमें। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा, वो नेता किसकी गोद में बैठ करके आपके काम कर रहा है? क्या कोई नेता के करीबियों का काम हो जाएगा? क्योंकि बहुत छोटे तबके से अगर वो आया है तो वो जल्दी से कुर्सी पाना चाहेगा, क्योंकि वह नेता जनता के बीच जाकर के लंबे वक्त तक संघर्ष नहीं कर सकता। न तो उस नेता में धैर्य होगा, न तो उस नेता में ईमानदारी होगी, और सच बताएं तो एक बड़ी वजह यह भी है कि न तो उस नेता के पास पैसे होंगे, क्योंकि उसके लोग पैसे नहीं दे पाते। इसलिए वो नेता जो होगा, जाति का नेता होगा, वो जल्दी से कुर्सी पाना चाहेगा। तो कभी इस पार्टी में होगा, फिर कभी इस पार्टी में होगा, कभी गले मिलेगा, जिसको गाली देगा उससे गले मिलेगा, पार्टी मर्ज कर लेगा, सब कुर्सी पाने चले हैं। ये सब क्या है? ये चमचे नहीं है,
और हर जाति में ऐसे चमचे आ गए हैं। मुझे लगता है कि अगर आज मान्यवर कांशीराम होते तो मेरा विश्लेषण ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के इस उभार पर एक बार विश्लेषण करते कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बना दी थी उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को। पिछड़ी जातियों के लिए मान्यवर कांशीराम पेज नंबर 90 पर लिखते हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सार्वधानिक पीड़ित शोषित लोगों के अर्थात अनुसूचित जनजाति और जातियों के कुछ अधिकार 17 अगस्त 1932 में मिला। 50 साल बीतने के बावजूद पिछड़े वर्ग अब तक अधिकार विहीन है। अल्पसंख्यक समुदाय बूचड़खाने में पड़ा है, सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज्यादा शिकार हो रहा है। इसलिए अपने हिसाब से पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटी, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग सबको जोड़ने की बात मान्यवर कांशीराम कहते हैं। मुझे लगता है कि मेरा ऐसा विश्लेषण है कि अगर आज मान्यवर कांशीराम होते और आज ये चमचा युग लिख रहे होते तो इस चमचा युग किताब में उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के लिखा है। कुछ कई बड़े लोगों के नाम लिखे हैं, कौन कांग्रेस का चमचा था। आज होते तो भारतीय जनता पार्टी के चमचों का नाम लिखने का साहस करते कि वो सारे लोग चमचे बन गए। मैं अपने विश्लेषण को यहां ले करके सोचना चाहता हूं। मेरी निगाह में वे सारे लोग चमचे हैं जो बहुजन आंदोलन को केवल राजनीतिक बना करके जल्दी से टिकट पाना, जल्दी से टिकट पा करके जीतना और जीतना वोट लेकर के अपने तबके का और काम करना उस पार्टी का जिसके चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, और भले ही वह काम अपनी जनता को दफन करने का क्यों ना हो। वे सारे लोग चमचे हैं। वे सारे लोग चमचे हैं जो एक कल्चरल सोशल मूवमेंट को अपने लोगों के बीच ले जाकर के, कल्पना करिए इस समय जब हिंदू राष्ट्र उफान पर है, क्यों नहीं इतने सारे संगठन हैं। अंबेडकर ऑन व्हील, अंबेडकर ऑन व्हील करके कांशीराम एक अभियान चलाते थे, पेरियार मेला लगवाते थे, अंबेडकर मेला लगवाते थे। आज तो इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। आज क्यों किसी में यह साहस नहीं है कि वो गांव गांव चल करके, इतने दलित पिछड़े हैं, क्यों नहीं पेरियार मेला लगवाओ। हिंदुत्व की पूरी राजनीति उसी दिन ध्वस्त न हो जाए तो कहिएगा। अंबेडकर मेला लगाइए, फूले मेला लगाइए, पेरियार मेला लगाइए, सावित्रीबाई फूले मेला लगाइए। आप जनता के बीच नहीं जाना चाहते। और दूसरा काम यह हुआ है कि एक चमचे को दूसरे चमचे का दुश्मन इसलिए बना दिया गया कि वो चमचे आपस में लड़े। यादव, मौर्य, पटेल, कुशवाहा, तमाम जातियां जो ओबीसी जातियां हैं, उन सब में आपस में दूरी और हर तरफ चमचे। किसी जाति को मैं बख्श नहीं रहा हूं। ऐसे ही दलित तबके में, ऐसे ही ओबीसी तबके में, ऐसे ही माइनॉरिटी तबके में, यह जो चमचों की एक श्रृंखला बना दी गई, ऐसा लगता है कि पूरा समाज उसी चमचे के पीछे है, क्योंकि समाज अपना नया नेता पैदा नहीं कर पा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हिंदुत्व के इस पूरे विमर्श को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी बहुजन तबके पर है। और ये इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आपका हो रहा है। आपके लोग इस व्यवस्था में नहीं है और आप जिनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं वे लोग चमचे बने बैठे हैं। मैं जाते जाते यह बात जरूर कहूंगा कि कुर्सी पाई लोगों ने तो कुछ अच्छा भी हुआ। उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुजन समाज पार्टी की, राष्ट्रीय जनता दल की, समाजवादी पार्टी की, लोक दल की, लोक जनशक्ति पार्टी की, समता पार्टी की, राष्ट्रीय लोक दल की, इतने सारी पार्टियों के लोग जब सरकार में रहे तो इन लोगों ने कुछ ऐसे भी काम किए जिससे कि अच्छा हुआ, समाज का भला हुआ। लेकिन आज जब सांस्कृतिक चुनौती सबसे ज्यादा है तो मान्यवर कांशीराम वो साइकिल यात्रा लेकर के जो 40,000 किलोमीटर तक घूमते हैं वो याद आता है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और अब तो भाई आप इतने मजबूत हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत नहीं कर सकती बिना पिछड़ा के, बिना दलित के, बिना आदिवासी के अपना कोई पब्लिक फेस बनाए। हर पॉलिटिकल पार्टी में आप देखेंगे दलित सेल, ओबीसी सेल, माइनॉरिटी सेल बना दी गई है। और उनमें बैठे कौन लोग हैं? चमचे।
जो मास मूवमेंट से दूर हो गए, कल्चरल सोशल रिवॉल्यूशन से दूर हो गए। मुझे लगता है कि जनता को अब जागने का वक्त है। मुझे लगता है कि समाज को जागरूक होने का वक्त है। चमचों को सबक सिखाने का वक्त है। और डरिए मत, बहुत बुरे बुरे दौर तो हमारे पुरखों ने देखे थे। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मीडिया को गिरफ्त में ले लिया है, पूरा देश बेच रहा है, संविधान कमजोर कर रहा है, जुडिशरी को अपने हाथ में ले लिया है। ये सबसे भी मत घबराइए, पैसा आपके पास नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जनता आप है, 85% जनसंख्या आपकी है, सड़क पर उतर गए ना कल्चरल सोशल आइडियोलॉजी के तहत, तो पूरा बदलाव आकर के रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए जरूरत है शिक्षा, इसके लिए जरूरत है विचारधारा, इसके लिए जरूरत है ईमानदारी और मेहनत। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम सब कुछ बदल लेंगे। जरूरत इस बात की है कि वो शुरुआती दौर के मान्यवर कांशीराम, जिन्होंने एक वंचितों की बहुत बड़ी एका बनाने की कोशिश की, जो एका बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के यहां दिखती है, जो एका पेरियालई के यहां दिखती है, जो एका रामस्वरूप वर्मा और चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु के यहां दिखती है, जो एका मंडल कमीशन के वक्त दिखती है, जो एका इस पूरे बहुजन कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ने का काम करती है, उस एका की जरूरत है। हम बहुत कुछ बचा सकते हैं अभी भी। शुक्रिया।